नमस्कार, मेरा नाम रामानुज प्रताप सिंह धुर्वे है। मैं शासकीय बाला साहब देशपांडे महाविद्यालय कुनकुरी में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धि विषय पर चर्चा करूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, परंतु राष्ट्र संघ कतिपय कारणों से अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। तो राष्ट्र संघ की विफलता ने संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक नए संगठन का जन्म दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों के समक्ष एक प्रश्न उभर के आया कि राष्ट्र संघ को ही यथावत रहने दिया जाए या एक नवीन संघ या फिर नवीन समूह या संस्था की स्थापना की जाए जो विश्व शांति के और काम कर सके। इसी सब वार्तालापों के प्रयत्न के फलस्वरूप अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। और आज हम इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि की, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने निर्माण वर्ष 1945 से वर्तमान तक एक विश्व की महत्वपूर्ण संस्था बन चुकी है और विश्व के कल्याण के लिए, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आर्थिक समानता की बात हो, राजनीतिक वाद विवाद को निपटाने के प्रश्न में वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उपलब्धियों को बात करें तो उन संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक राजनीतिक उपलब्धि और दूसरा उनकी मानवीय उपलब्धियाँ। अगर हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो राजनीतिक उपलब्धियों में हम उन उपलब्धियों को शामिल कर सकते हैं जो जिनमें राजनीतिक वाद विवाद संबंधित प्रश्न हो। एक या दो से अधिक देशों के मध्य जो राजनीतिक विवाद हैं, सीमा विवाद आदि जो प्रश्न हैं, ये राजनीतिक उपलब्धियों के में हम रख सकते हैं, जिसका विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विभिन्न आयोग, पंचायत के माध्यम से इनको किया है। अगर हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहली प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि थी वो थी इंडोनेशिया का विवाद। इंडोनेशिया विवाद की बात करें हम तो संयुक्त सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इंडोनेशिया हॉलैंड का उपनिवेश हुआ करता था और जब जापान ने अपनी द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अपनी एशिया विजय करता है तब वो जापान इंडोनेशिया पे अधिकार कर लेता है। बाद में जापान की पराजय के बाद हॉलैंड वापस इंडोनेशिया पे जो द्वीप है उसमें कब्जा करना चाहता है। इसी समय वो क्या करेगा, हॉलैंड इंडोनेशिया से युद्ध प्रारंभ कर देगा। जब हॉलैंड इंडोनेशिया से युद्ध प्रारंभ करेगा तो भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि जो देश हैं जिसको इसका ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ में ध्यान केंद्रित करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में और हॉलैंड को युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाने की बात करेंगे। तो इसी सुरक्षा परिषद के आदेश अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के आदेश अनुसार हॉलैंड को ये युद्ध समाप्त करना पड़ा और इंडोनेशिया एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में विश्व मानचित्र में उभर के आया। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी और प्रथम उपलब्धि थी। इसी प्रकार अगर हम दूसरे मुद्दे पे बात करें, दूसरा जो राजनीतिक उपलब्धियां थी तो वो थी यूनान का मामला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की सेनाएं यूनान में प्रवेश कर चुकी थी और वो साम्यवादियों का दमन करने में लगी हुई थी। इस मामले को रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उठाया और सुरक्षा परिषद ने एक आयोग का गठन किया और उस आयोग के गठन उपरांत ये मामला भी संयुक्त राष्ट्र संघ में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसी प्रकार अगर हम तीसरे राजनीतिक उपलब्धि की बात करें तो वह है सीरिया और लेबनान का पक्ष। सीरिया और लेबनान में भी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाएं मौजूद थीं और ये सेनाएं वापस नहीं हो रही थी। ये दोनों राष्ट्रों का मुद्दा भी यूएनओ में उठा संयुक्त राष्ट्र संघ में और फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों सेनाओं को वहां से वापस होना पड़ा। इसी प्रकार बर्लिन की नाकेबंदी, जब पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन जर्मनी दोनों अलग अलग भागों में थे, तब पश्चिमी जर्मनी में एक नई मुद्रा प्रारंभ हो गई जिससे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में व्यापार में दिक्कत आने लगी। तो ये मुद्दा भी संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया। रूस ने इस मुद्दे को रूस ने पश्चिम जर्मनी की नाकेबंदी की थी। ये मुद्दा जब
संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उठाया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से मई 1949 में ये मामला ये मामले में समझौता हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें फिलिस्तीन की समस्या, तो फिलिस्तीन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैंडेट व्यवस्था कायम कर दी गई थी और इसका जो प्रबंध करने का मैंडेट व्यवस्था संचालन की जिम्मेदारी ब्रिटेन को दी गई थी। 1947 फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने स्वयं को इस घोषणा से अलग कर दिया और उन्होंने कहा कि अब फिलिस्तीन में वे मैंडेट व्यवस्था कायम करने में दिक्कत आ रही है, ये अब संभव नहीं है। तो यहाँ अब फिलिस्तीन में अरब व यहूदियों के मध्य संघर्ष स्थापित हो गया। ठीक, यहूदी फिलिस्तीन को अपना धर्म स्थल मानते थे तो वो इस पर अधिकार करना चाहते थे, और अरब इस पे अपना स्वाभाविक अधिकार मानते थे तो वो इस पे अधिकार करना चाहते थे। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से, उनके प्रयासों से यहाँ भी एक समझौते कायम हो गया। अरब समस्या और फिलिस्तीन की समस्या आज भी अरब और इजराइल के मध्य आज भी संबंध तनावपूर्ण रहे, लेकिन शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के सबने सराहना की। इसी प्रकार कोरिया का मामला अगला पॉइंट है। कोरिया का मामला, यहाँ भी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तरी कोरिया समाजवादी प्रभाव में था और दक्षिण कोरिया में अमेरिका का प्रभाव स्थापित था। दोनों के मध्य युद्ध के चलते रहता है तो भारी संख्या में जो आम जनता जो उनकी मृत्यु हो रही है, और संबंध में क्षेत्र में पूरे एशियाई में दोनों देशों के युद्ध के कारण, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों क्षेत्रों में युद्ध के कारण विभिन्न देशों के संबंध भी तनावपूर्ण होने लग गए थे। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप करेगा और 1953 में दोनों कोरिया के मध्य युद्ध समाप्त हो जाएगा और कोरिया में शांति स्थापित हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम अगला जो राजनीतिक उपलब्धियां देखते हैं वो है स्वेज नहर विवाद। स्वेज नहर विवाद में 1869 में जब स्वेज नहर का निर्माण होता है तब इसका संचालन एक स्वेज नहर कंपनी करती थी, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांसीसी जो कंपनियां हैं उनके शेयर ज़्यादा थे। जुलाई 1956 में जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं कर्नल नासिर, वो इसका स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। तो इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश सरकारें हैं उन्होंने इजराइल को भड़काता है और इजराइल और मिस्र के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ इस विवाद को निपटाने के लिए स्वेज नहर के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना कर देती है और ये स्वतंत्र निकाय बॉडी अब स्वेज नहर के स्थापना मतलब उसका संचालन का कार्य करेगी। इसी प्रकार हम अगर बात करें मानवीय उपलब्धियों की, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवीय उपलब्धि, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने न केवल राजनीतिक विवादों को ही ठीक करने का काम किया है, बल्कि कई ऐसे मानवीय उपलब्धि के कार्य किए हैं जो मानवों की स्वास्थ्य और आर्थिक विकास और संपूर्ण विकास के लिए जरूरी हो। अगर हम इनके मानवीय उपलब्धियों की बात करें तो जो सबसे प्रमुख कार्य इनके द्वारा किया गया है वो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष को प्रोत्साहन। 1950 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ तो बड़े पैमाने पे जो अफ्रीकी, एशिया और लैटिन अमेरिकी देश हैं वो विभिन्न देशों के गुलाम थे और यहाँ साम्राज्यवाद उपनिवेश के जड़ों को आसानी से देखा जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन देशों में होने वाले मुक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 14 दिसंबर 1960 की घोषणा द्वारा उपनिवेशवाद को मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया और इन्हीं के प्रयत्नों से कई ऐसे देश स्वतंत्र हो गए। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने निःशस्त्रीकरण के कार्यक्रम को प्रोत्साहन किया। निःशस्त्रीकरण विशेषकर जो राजनीतिक हथियार हैं उन पे प्रतिबंध लगाना, उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी काम किया है। 12 नवंबर 1992 के एक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 144 सदस्यों के एक संधि के मसौदे को तैयार किया जिसमें रासायनिक हथियार, जहरीली गैस के इस्तेमाल, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया। इसी प्रकार जो CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, उसके कार्यान्वयन की प्रगति के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया था।
इसके साथ साथ मानवीय उपलब्धियों में अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उन्होंने आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान के लिए कई काम किए। अगर हम बात करें आर्थिक पुनरुत्थान के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने तीसरी दुनिया के अविकसित और विकासशील देशों को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए कई काम किए हैं। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के चार्टर को स्वीकार किया, जिसमें राष्ट्रों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता स्वीकार की गई। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट आर्थिक और वित्तीय संस्थाएं यथा जैसे विश्व मुद्रा कोष हो गई, विश्व बैंक आदि दुनिया के जो अविकसित और जैसे अफ्रीका, एशिया के जो छोटे छोटे अविकसित हैं और डेवलपिंग कंट्री है, अविकसित और विकासशील देश हैं, उनको आर्थिक संकट से उबारने के लिए, उनके जो भुगतान संतुलन है उनको बैलेंस करने के लिए आदि कार्यों में उनकी मदद कर रही है, ताकि वो आर्थिक रूप से भी उनका विकास हो। इसी प्रकार अगर हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक क्षेत्र में भी काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण इनका काम है विश्व में रंगभेद को समाप्त करने के लिए। काफी लंबे समय तक पूरे विश्व में मानव के रंगों को लेकर, जैसे इसमें विशेषकर अफ्रीका के जो लोग थे, एशिया के लोग थे, उनसे यूरोपीय थोड़ा सा मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो रंग भेद को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक विशिष्ट समिति का गठन किया। जैसे ये दक्षिण अफ्रीका के लिए विशेष थी, वहां रंग भेद अपने ज्यादा तनाव में था। इसी प्रकार विभिन्न देशों में होने वाले गृह युद्ध, उनमें भी इसका काफी महत्वपूर्ण रोल है। विभिन्न अगर किसी देशों में, अगर जैसे अफ्रीकी देशों में अक्सर ये हालात बन जाते हैं, तो वहां भी जो गृह युद्ध है, नस्ली भेदभाव है, उनके लिए ये काफी काम करते हैं। इसी प्रकार शरणार्थियों की समस्याओं के लिए इसने बहुत काम किया है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य मानवीय उपलब्धियों के, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। जुलाई 1998 में संयुक्त राष्ट्र ने 120 सदस्यों ने एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संधि को स्वीकृति दी थी। इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो युद्ध अपराधों के लिए, मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जो जिम्मेदार दोषियों हैं, उनको सजा देने का इसमें प्रावधान किया गया था। रवांडा और भूतपूर्व युगोस्लाविया में जो व्यापक पैमाने पर नरसंहार हुए थे, उनके जो व्यक्तिगत दोषी थे, उनको इसके तहत, इन अपराधों के तहत या फिर उनमें जो अपराध हुए तो उनके तहत इनको सजा दी गई थी। अगर हम बात करें इसी प्रकार अन्य मानवीय कार्यों की, तो अगला पॉइंट है इसमें शांति बल। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के विभिन्न देशों में शांति बल को हमेशा भेजते आ रहा है। भारत भी इसमें सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी करता है। अगर किसी देश में गृह युद्ध के कारण तनाव फैला है या फिर कहीं नस्ली हिंसा से कोई देश प्रभावित है, तो वहां शांति बल की ये तैनाती करता है। इसी प्रकार अन्य मानवीय कार्यों की बात करें हम संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ चुनाव में भी सक्रिय भागीदारी करता है। विभिन्न देशों में जो चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल स्वच्छ हों, किसी प्रकार की उसमें धांधली ना हो, इसका भी संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष ध्यान रखता है। कंबोडिया और पूर्वी तिमोर जैसे जो राष्ट्र हैं, वहाँ जो चुनाव हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में, वो बहुत उल्लेखनीय है। इसी प्रकार हम बात करें अगले मानवीय कार्य की, तो जो मीडिया को, स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक स्वतंत्र मीडिया आयोग की स्थापना जून 1998 में की गई है। स्वतंत्र मीडिया आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य ये बताया गया है कि जो विभिन्न मीडिया हैं वो बिना राजनीतिक दबावों के स्वच्छ और निष्पक्ष न्यूज जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक उल्लेखनीय कार्य है, जो बच्चों व जो शस्त्र संघर्ष में जो बच्चों के जो उनको हानि होती है उनके लिए ये काम करते हैं। इसी प्रकार संचार साधनों के लिए भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किया है। संचार साधन संबंधी कार्यों के यथास्थान अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई संगठन है, सार्वभौमिक पोस्टल संघ है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ऐसे संगठन जिससे माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रणाली का सुरक्षित विकास हो। इसी प्रकार अगर हम अगले मानवीय कार्य की बात करें तो सांस्कृतिक व शिक्षा के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण काम किया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 से हो गई है, जो संयुक्त राष्ट्र के मतलब में एजुकेशन हो गया, वैज्ञानिक विकास और सांस्कृतिक विकास के लिए काम करता है। इसी प्रकार जो अगला जो प्रमुख
हम मानवीय कार्यों की बात करें तो वो है स्वास्थ्य संबंधी कार्य। हम अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जैसे विभिन्न देशों में जहां स्वास्थ्य ढांचा कमजोर है या फिर जहां कई ऐसी बीमारियां रहती हैं जिससे भारी संख्या में लोगों को जान माल की हानि होती थी, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी काम किया है। जैसे विभिन्न देशों में BCG वैक्सीन हो गया, मलेरिया उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी काम किया है। इसमें यूनान का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मलेरिया के लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किया था और यहाँ मलेरिया बीमारी का जो औसत है 95 से घट के 5% हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में सामने आया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ को भले कुछ समय के लिए छोड़ देता है लेकिन वापस वो संयुक्त राष्ट्र संघ में लौट आ जाता है, जो इसकी महत्ता को बताता है। ठीक, कुछ मामलों में जैसे निशस्त्रीकरण और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जो रंग भेद के अत्याचारों पे अगर 1-2 मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो भी उन मामलों को छोड़ के संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक बहुत बेहतरीन काम किया है। और मानवीय क्षेत्रों में जो उनकी जो कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक उपलब्धियों में थोड़ी बहुत हमें असफलताएं दिखती हैं, पर मानवीय उपलब्धियों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बेहतरीन काम किया है। और संघ एक जो मानव निर्मित संस्था ही है, उसके पूर्ण सफलता तो विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा जब अपने स्वार्थ को त्यागेंगे तभी संभव है। लेकिन फिर भी मानवीय क्षेत्रों में जो उपलब्धि है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई शक नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज पूरे विश्व की एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो विभिन्न राष्ट्रों में एकता और भाईचारा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। धन्यवाद।